आज हम यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो हमारे भारतीय प्राचीन सभ्यता संस्कृति में 64 कलाओं के अंतर्गत आता है, या कहें जो वात्स्यायन जी ने 64 तकनीकी कलाओं का जिक्र अपने पुस्तक में किया है, उसी में से है जो कि उस समय उन्होंने समाज में प्रचलित या विद्यमान देखी थी, उसे अपने पुस्तक में संग्रहित कर लिखा था। और ये हमारे समाज में रोजगार उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण साधन हमेशा से रहा है, जिसको फिर से आम लोगों और सरकार द्वारा और भी ज़्यादा विस्तार इसका करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को रोजगार की जो उपलब्धता है वो मिल सके और ये जाति आधारित जो रोजगार है वो उन्हें मिल सके। अब हम यूपीएससी सिलेबस में जो मेंशन है भारतीय सभ्यता संस्कृति में परफॉर्मिंग कला के विभिन्न रूप में हस्तशिल्प कला, इस टॉपिक को एक फॉर्मेट हमने बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट परिचय है, उसके बाद हम देखते हैं कि हस्तशिल्प कला का उद्भव एवं विकास है। उसके बाद पॉइंट देखते हैं तो हस्तशिल्प कला का प्रकार। उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं तो हस्तशिल्प कला को समाप्त करने की कोशिश अंग्रेजों द्वारा एवं आज़ादी के बाद समस्याएं हस्तशिल्प कला के संदर्भ में। उसके बाद पॉइंट देखते हैं सरकारी प्रयास से हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने में एवं समस्या का निराकरण हस्तशिल्प कला का समस्या का निराकरण करने के लिए। इन्हीं पॉइंटों के संदर्भ में हम टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट के अनुसार परिचय देखते हैं। अगर परिचय को हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हस्तशिल्प अर्थात एक ऐसी कला जो छोटे मोटे उपकरण बनाकर उसे हाथों से चलाकर नए नए कला का प्रादुर्भाव करना और उसे बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाना को हम हस्तशिल्प कला के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखते हैं कि हस्तशिल्प कला का उद्भव एवं विकास। तो हस्तशिल्प कला का उद्भव हम देखते हैं तो प्राचीन काल से ही माना जाता है और ये हमारी संस्कृति का अंग रहा है। उसके और भी साक्ष्य अगर हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेषों में भी हस्तशिल्प कला का प्रमाण मिला है, जो कि हाथों से बनाया हुआ था। इसी तरह हस्तिनापुर में भी महाभारत कालीन हस्तशिल्प के अवशेष मिले हैं। और न जाने ये कम से कम 1000 ईस्वी के बाद तक भी हमारे यहाँ हस्तशिल्प कला बहुत ही विकसित अवस्था में थी, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल का उत्पादन एवं उसका वैल्यू एडिशन करने में सक्षम होते थे, जो कि जिस कारण से हम एक समृद्ध हस्तशिल्प कला का जाति आधारित हम लोगों ने विकास किया था, जो कि आज हमें केवल जातिवाद या आपस में लड़ने को दिखाया जाता है, या
हम लोग एक जात दूसरे जात से लड़ते हैं, ऐसा आज के समाज में या एनसीईआरटी बुक या कहें जो भी मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं उसमें यही दिखाने को मिलता है। लेकिन यहाँ तो जाति हस्तशिल्प कला में समृद्ध थी और वो एक एक के पार्टिकुलर हस्तशिल्प कला को लेकर अपना जीविका उपार्जन और भारत को समृद्ध बनाने में लगी रहती थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि मुगलों और अंग्रेज़ों का राज आया तो ये हमारी जो कलाएं थी इसको या तो कैप्चर कर लिया, मुस्लिमों ने कैप्चर कर लिया, तथा उसके बाद जब अंग्रेज आए तो वे सीधे सीधे भारत से अपने देश इंग्लैंड में इसी छोटे छोटे उपकरणों का बहुत बड़ा उद्योग में कन्वर्ट कर मशीन से चलाने का प्रयास किया और ये बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए, जिसका जिक्र हम आगे चलकर देखेंगे। और हमारे हस्तशिल्प कला का इन्होंने विनाश करने का प्रयास किया या हतोत्साहित करने का प्रयास किया। अब हम हस्तशिल्प कला के प्रकार के अंतर्गत देखते हैं तो मिट्टी के बर्तन। अब हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो कि भारतीय कलाकृतियों की मुख्य विशेषता रही, इसमें विविधता है। यह अनेकारूप मृण पात्रों में अधिक पाई जाती हैं क्योंकि यह सर्वत्र सरलता से उपलब्ध रही। 900 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व के समय में हड़प्पा एवं उत्तर काल में यह कला विशिष्ट स्थान रखती थी। निजी उपयोग के लिए निर्मित वस्तुओं तक की सज्जा विभिन्न रंग अथवा एक ही कलाकृति पर 3 रंगों से की जाती थी। बाद में अग्नि का प्रयोग जब प्रारंभ हुआ, परिणाम स्वरूप मिट्टी के बर्तन को भट्टी में पकाया जाने लगा, जिससे टेराकोटा कला की उत्पत्ति हुई। तीसरी सहस्राब्दी शताब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पा वासियों ने मुखाकृति के निर्माण के लिए सांचों का प्रयोग किया। बाद में शुंग काल में यह लगभग दुगने आकार में बनाए जाने लगे। वस्तु मिट्टी की ईंटों के निर्माण में सांचों के प्रयोग का उल्लेख वैदिक कालीन प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। तथा उसके बाद हम देखते हैं कि चमकदार धात्विक परिष्करण युक्त ढीली मिट्टी के दूत्रग्रामी चाक पर बनाए धूसर रंग के मृण पात्र बंगाल में से मध्य प्रदेश तक के प्रचलित थे तथा सतयु के दूतग्रामी चाक पर बनाए धूसर रंग के मृण पात्र बंगाल से मध्य प्रदेश तक प्रचलित थे तथा सतयुग के अंतिम समय तक मृण कला के विकास में योगदान देने के कारण भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सारे वैदिक साहित्य अथर्ववेद, शुक्ल, यजुर्वेद या अनेक ग्रंथों के संदर्भ में इन बर्तनों का लोक जीवन में महत्व प्रमाणित होता है। भारतीय शिल्प कला के संदर्भ में धर्म ग्रंथ भी लिखे गए हैं जिसे शिल्प शास्त्री कहा जाता है। इस कला के सार तत्वों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है जो सदैव शिल्पकारों में सामान्य रहा। तथा आगे चलकर हम देखते हैं कि आज के समय में जो बर्तन का निर्माण होता है वो धातुओं से बनने लगे हैं, जैसे जस्ता, आयरन, लोहा तथा तांबा से बर्तन बनाने की विधि अब देखने को मिलती है। और इससे संदर्भित शिल्प शास्त्र का हमारे यहाँ गुरुकुल में शिक्षा भी दिया जाता था, जिसे अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया और हमें निम्नतर अवस्था में पहुंचाने का कोशिश किया और हमें यह बताने का कोशिश किया कि
ये उनकी रिसर्च है, न कि भारतीयों की। अब हम देखते हैं काष्ठ कला। यह काष्ठ कला साहित्यिक संदर्भ में ऋग्वेद शुक्ल, यजुर्वेद अथर्ववेद तथा वात्स्यायन के कामसूत्र में काष्ठ कला पर अनेक साहित्यिक लेख मिलते हैं। इनमें काष्ठकारों का भी 64 कलाओं के अंतर्गत माना गया है, जो भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण करना था। प्रत्येक वस्तु का प्रयोजन भिन्न होता था। जैसे जग का प्रयोग दूध देने के लिए, 4 किनारों वाले चषक का याज्ञिक प्रयोजन के लिए, और भी इसके संदर्भ में जानकारी हम देखते हैं तो पूर्व की अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र इसके प्राचीनतम उपलब्ध प्रमाण है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर तथा कास्तीर के भवनों तथा मंदिरों में काष्ठ कार्य की उत्कृष्टता के कुछ प्राचीन उदाहरण आज भी उपलब्ध है। उसके बाद हम देखते हैं हाथी के दांत कला। इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि मौर्यकालीन अर्थशास्त्र में हाथी दांत के लिए गहन जंगलों का सावधानी पूर्वक विकास करने पर बल दिया गया था, जिसमें हाथियों की नस्ल में वृद्धि हो सके। चंद्रगुप्त तथा सम्राट अशोक के काल में हाथी दांत कला नक्काशी, फलकों, पट्टों, उच्च प्रतिच्छाकाओं पर बड़ी आकृतियों तथा अन्य उत्कृष्ट रूपों में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। गुप्त काल में हाथी दांत से बनी अनेक उत्कृष्ट मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें महात्मा बुद्ध की आकर्षक मूर्ति के अतिरिक्त अनेक हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियां भी थी। इस कला के अन्य अनेक विलक्षण उदाहरण आज भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन द्वार, बीकानेर के गण मंदिर के द्वारों, उदयपुर, जयपुर एवं मैसूर के राजभवनों तथा देश के अन्य अनेक स्मारकों भवनों में अलंकृतियों के रूप में देखे जा सकते हैं। प्रस्तर कला प्रस्तर शिल्प कला का आविर्भाव मौर्य काल से माना जाता है। यही काल काष्ठ कला से प्रस्तर कला में रूपांतरण का काल भी माना जाता है। उद्देश्य में प्रयोजन में किसी भी प्रकार बदलाव नहीं आया। मौर्यकालीन स्तंभों के शीर्ष पर बनी पशुओं की अनुपम आकृतियों के कारण भी यह प्रस्तर कला प्रसिद्ध रही, जिसका प्रयोग सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को उत्कीर्ण कराने के उद्देश्य से किया था। वस्तुतः प्रस्तर कार्य में प्रारंभ बौद्ध काल में चट्टानों को काटकर गुफाओं के रूप में हुआ। इसके बाद हम धातु कला के संदर्भ में देखते हैं तो दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ तथा उड़ीसा स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर की कड़ियाँ भारतीय शिल्पकारों द्वारा वस्तु के निर्भीक एवं सफल प्रयोग के रूप में आज भी देखे जा सकते। इसी प्रकार इस समय पिटवा लोहे का प्रयोग भी होता था। मोहनजोदाड़ो में 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व एक नृत्यांगना की आकृति का उत्कृष्ट एवं परिष्कृत रूप में से निर्माण किया गया। 4वीं शताब्दी में 750 ईस्वी के आसपास गुप्त काल में विभिन्न धातुओं की उत्कृष्ट मूर्तियां का निर्माण किया गया। इसमें 2 परतों वाली सुल्तानगंज में तांबे से बनी महात्मा बुद्ध की बृहद प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
बंगाल में पाल वंश के राजाओं ने धातु ढलाई कला को प्रोत्साहित किया, फलस्वरूप इसकी शैली परिवर्तित हो गई तथा आकृतियों को प्राचीन निर्धारित शैली अर्थात सुस्पष्ट मुख, वक्र नाक, सुस्पष्ट उभरी रेखाकृति वाले होठ तथा नीचे को झुकी साधना में 3 आंखें इत्यादि से विमुक्त कर दिया गया। अब हम वस्त्र कला के संदर्भ में देखते हैं कि वस्त्र कई तरह के बनाए जाते थे। इसका मजिस्ट कपड़े के उत्तम बुनाई वाले टुकड़े इसे 3000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हुए देखने को मिलता है। हड़प्पा काल से रेशम के धागे भी प्राप्त हुए। प्राचीन मिस्रवासी उच्च कोटि की भारतीय मलमल का आयात करते थे। हीरोडोटस ने भी भारतीय मलमल की अत्यधिक प्रशंसा की थी। ऋग्वेद में इस काल के कपड़ों का महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध है। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में भी वस्त्रों का वर्णन मिलता है। ऊनी वस्त्रों का विस्तृत रूप से वर्णन करने वाले पुस्तकों जैसे ललिती विस्तार तथा दिव्यावदान में निश्चित रूप से इसकी उत्कृष्टता को महत्व दिया गया है। वस्त्र प्राचीन काल से ही धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों से संबंध रहे हैं। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि वस्त्र कला के अंतर्गत जो कुछ साड़ियों को तथा साड़ियों के बारे में जहाँ बनती है और शॉल वगैरह बनती है उसका कुछ जानकारी देख लेते हैं, जो कि यूपीएससी सिलेबस के अंतर्गत पीटी में कई बार इससे प्रश्न आ चुके हैं। यूपीएससी प्री में इससे संबंधित कुछ प्रश्न आ चुके हैं। चंदेरी मध्य प्रदेश का एक जगह है जो कि अशोका नगर में आता है। यह एरिया हैंड वोवन साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। The production of Chanderi has been protected by India as a GI geographical indication के अंतर्गत इसे भारत सरकार प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह कांचीपुरम सिल्क साड़ी के संदर्भ में हम जब देखते हैं तो यह तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु में बसा एक शहर कांचीपुरम है। यह भी हाथों से बनाया जाता है। इस साड़ी को छोटे उपकरण के माध्यम से तथा मोस्ट ऑफ द सिटी वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व इन द वीविंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग रहते हैं। कांचीपुरम सिल्क साड़ी को भी जीआई मार्क 2005 में प्रदान किया गया था तथा भारत सरकार इसकी देखरेख करती है। तथा इसी तरह बनारसी साड़ी जो है वो यूपी के बनारस में बनता है, इसलिए इसका नाम बनारसी साड़ी पड़ा। तथा इसे 2009 में जीआई टैग प्रदान किया गया और इसकी देखरेख भारत सरकार करती है। तथा इस ब्रांड का साड़ी जो बनारसी साड़ी होती है वो बनारस में उपलब्ध रहते हैं। उसके बाद सुजनी also known as Sujini is a form of embroidery originated from the Bhusharu village of Bihar. This type of embroidery is also practiced in the southern part of Rajasthan for making pattern on saris, dupatta and other clothes and home furnishing. Sujani is said to have originated around the 1920 and was only practiced by the Rajput women. और एक और साड़ी है उपादा जामदानी।
यह एक सिल्क साड़ी का ही स्वरूप है तथा यह हाथों से ही बनाया जाता है। उपपदा ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, स्टेट ऑफ आंध्र। यह है उपपदा जो है साड़ी, पदा जमदानी साड़ी आंध्र प्रदेश के गोदावरी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में बनता है, जिसे जीआई टैग 1999 के तहत प्रदान किया गया था। यह साड़ी हल्का भार के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह 2019-20 में प्री में क्वेश्चन आया था पटोला साड़ी के संदर्भ में। यह साड़ी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC हैज इनॉग्रेटेड ए फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एट सुरेंद्र नगर इन गुजरात। यह पटोला साड़ी सुरेंद्र नगर गुजरात में बनाया जाता है। द प्लांट वुड हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क यार्न एंड इंक्रीज द सेल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर गुजराती पटोला साड़ी लोकली। इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। पटोला, द ट्रेडमार्क साड़ी of Gujarat, is considered to be very costly and worn only by royals or aristocrats. It is a double ikat woven saree usually made from silk made in Patola, Gujarat, India. The reason high cost of Patola saree is that the silk yarn used to make them is purchased from Karnataka or West Bengal, where silk processing units are situated. This increased the cost of fabric manifold it has received. इससे भी इस साड़ी को, पटोला साड़ी को 2015 में जीआई टैग प्रदान किया गया। यूपी साड़ी के संदर्भ में भी कुछ देख लेते हैं। टेक्सटाइल विलेज स्टोर इज सराई मोहल्ला विलेज, वाराणसी यूपी में जो बनारसी साड़ी है उसे बनाया जाता है। पोछमपल्ली तेलंगाना में भी साड़ी बनाया जाता है। मोहन इज ए विलेज ऑफ इन बनारसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज नॉन फॉर ए सिल्क वीविंग एज मोस्ट ऑफ द लोकल इंडल्ज इन द क्राफ्ट। बनारसी साड़ी मेड बाय दिस weavers are among the finest in India and are known for their gold and silver ब्रॉकेड और जैप फाइन सिल्क एम्ब्रॉयडर। तथा इसके बाद जो हाथों से शॉल वगैरह बनाया जाता है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जारी एंड चिकनकारी वर्क एंड गुलाबी मिनकारी ऑफ उत्तर प्रदेश है। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब, फानक ऑफ मणिपुर, कुल्लू शॉल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू शॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है, वो वहीं का ब्रांडिंग होता है। कश्मीर शॉल जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। नागा शॉल नागालैंड में बनाया जाता है। मैसूर सिल्क ऑफ कर्नाटका, मैसूर में भी सिल्क से बनाया जाता है। भागलपुर सिल्क साड़ी भी बिहार में बनाया जाता है। चंदेरी ऑफ मध्य प्रदेश जिसका हमने जिक्र किया है। इरिस सिल्क साड़ी मेघालय में बनाया जाता है। कसावा साड़ी भी, सिल्क भी, कसावा भी केरला में बनाया जाता है। अब कुछ हैंडलूम जो है, नॉर्थ ईस्ट के हैंडलूम के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जो अंग्रेजी में ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिसे देखना। असम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हैंडलूम इन द कंट्री। असम इज ए ट्रेडिशनल हैंडलूम इंडस्ट्री हैज बीन बेसिकली सिल्क ओरिएंटेड। स्टेट इज आल्सो होम टू द यूनिक मुगा और गोल्डन सिल्क इज ए वैरायटी ऑफ
soft-boiled silk, geographical tag to Assam. In Assam, people commonly weave mekhela chador, while the ceremonial set also include riha. Bodo tribal women of Assam weave the dhokono and jemra that constitute a woman is traditional dress, while the arunai is a beautiful scarf worn by men. Most common handloom product of the missing tribe are sumpe and galuk, a two-pieces dress for the women, while Rabha women weave khanburga and ribbon. हैंडलूम इन नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वुमेन ऑफ असम के अंतर्गत हम देखते हैं कि वुमेन ऑफ द राबा कम्युनिटी ऑन द अदर हैंड वेव खामबुर्ग एंड रिफन मिशिंग वुमेन प्रोड्यूस सुम्पा एंड गुल्लक। मणिपुर के संदर्भ में हम देखते हैं मैटी कम्युनिटी वेव द फांक तांकुल वेव टू कशन पैटर वैफिज एंड जोस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन थाडोस द थैमटांग एंड कॉम्स द फुंको फोई। नागालैंड के संदर्भ में हम देखते हैं कि द एओ शॉल थस इज नन एज टुसांग कोटेसु एंड द आंगमी शॉल इज कॉल्ड लाराम हर्षो। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में हम देखते हैं शिंगपो वुमेन विद द पुकांग, नाइलसी वुमेन द पार्ज, अपतानी वुमेन द बिलान अबी एंड चिन्याउब। मिजोरम के संदर्भ में हम देखते हैं वुमेन वेव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्यून ड्रॉप्स एंड अनकट रेक्टेंगुलर फैब्रिक विथ वेल क्राफ्टेड एड्स एंड आल्सो द पुंचोई एंड टोलो पुआन। मेघालय के संदर्भ में देखते हैं खासी वुमेन विद द जेंसेम, गारो वुमेन विद द टकमांडा एंड ओकेजनली ऑन इकिंग टू, त्रिपुरा वुमेन वेविंग द रिग्नाई एंड पोशारो। इसके बाद हम देखते हैं वस्त्र कला के बाद हम देखते हैं रंगाई कला, अर्थात इसमें हम लोग रंगों के प्रयुक्त होने वाले सापेक्ष सिद्धांतों को बुनकर ने संभवतः आत्मसात कर लिया था, क्योंकि वह यंत्रों का प्रयोग किए बिना ही रंगों की मात्रा को समुचित प्रयोग वस्त्रों को बुनते समय करते थे। इसी को रंगाई कला के संदर्भ में जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जड़ाऊ कार्य से अभिप्राय है कि सामग्री की सतह पर दूसरी धातु के टुकड़ों को नियत करना। इसके लिए प्राय हाथी दांत, हड्डियां, धातुओं एवं शीशम, आबनूस एवं चंदन इत्यादि का उपयोग किया जाता था। उत्तर प्रदेश रंगीन मीनकारी कला में जटिल नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। मुरादाबाद में श्वेत पृष्ठभूमि का अलंकरण स्वर्णिम वर्ण द्वारा किया जाता है। ये शिल्प बारीक काम के नाम से भी प्रसिद्ध है। दिल्ली में लाक्षा पत्ती से छेदन द्वारा बने दीपदान निश्चय ही अद्वितीय है। मीनाकारी संभवतः धातु की अलंकरण की सर्वाधिक कलात्मक प्रक्रिया है। यह इसके विभिन्न खनिज तत्वों के विलयन द्वारा धातु की सतह को रंगने तथा अलंकृत करने की कला है। मीनाकारी का यह पारंपरिक रूप इलिशिनो नाम से जाना जाता है। इसमें धातु की सतह पर इसकी पट्टियां लगाकर अथवा मुड़ी हुई तारों को जोड़कर डिजाइन तैयार किया जाता है।
अब हम आभूषण कला के संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त भारतीय आभूषणों को देखने से यह प्रमाणित होता है कि तब से लेकर अब तक भारतीय आभूषण की निर्माण शैली का में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। अथर्ववेद देवों तथा यजुर्वेद में भी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का विवरण मिलता है। वस्तुतः असंख्य ग्रंथों में भी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का वर्णन मिलता है। प्राचीन डिजाइनों में से अनेक आज भी अब परिवर्तन रूप में ही विद्यमान। इसमें मुख्यतः लोक रीति के आभूषण हैं। सभी प्रकार के भारतीय आभूषणों में से अत्यधिक विशिष्ट, कलात्मक, अलंकृत तथा रंग बिरंगे हैं, क्योंकि इनकी शैली पर क्षेत्र विशेष के निवासियों की ओजस्विता एवं दृढ़ता का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा डिजाइन भी तत्कालिक वातावरण एवं प्रकृति के आधार पर कलात्मक शैली के लिए होते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं बुनाई। सूती वस्त्र में सर्वाधिक अलंकृत कला जामदानी है, जिसमें चित्रमय वस्त्र जैसा आभास होता है। इस पर निर्मित सफ़ेद या रंगीन डिजाइन असाधारण सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इसमें वस्त्र छायामय के अतिरिक्त स्वप्निल तथा उद्दीपक भी होता है। हिमरू एक प्रकार की जरी है जिसके डिजाइन का मूलाधार प्रकृति है, जैसे फूलों से लदी लताएं एवं पत्तों, जिसमें अधिक जटिलता लाने के उद्देश्य से शाखाओं को परस्पर गुथ दिया जाता है। इक्त बुनाई वाली गुजरात की पटोला शैली विश्वविख्यात है। भड़कीला बुनाई तथा रंग एक दूसरे से कुशलता से किया जाता है। सम्मिश्रण इसकी विशेषता है। इस शैली का प्रयोग उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में भी होता है। तंचोई सूरत की विशिष्ट कला। इस पर सामान्यतः पुष्प, लता, उड़ते हुए पंछी, पशु आखेट की विस्तृत दृश्यों वाले डिजाइन बनाए जाते हैं। इसी को बुनाई कला के संदर्भ में देखा जाता है। यह सभी प्रकार हस्तशिल्प कला का प्रकार के संदर्भ में हमने आपको जानकारी कई सोर्स से, कई जगहों से जुटाकर आपको देने की कोशिश किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हस्तशिल्प कला को समाप्त करने की कोशिश अंग्रेजों द्वारा एवं आज़ादी के बाद भी यह समस्या विद्यमान रही। इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं तो जब मुस्लिम आए थे हमारे देश में, तो उन्होंने हमारी कलाओं को नष्ट नहीं किया, बल्कि अपने आप को इन्हीं कलाओं के अंतर्गत कर लिया। अर्थात ये लोग भी साड़ी बनाना, चूड़ी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्ति बनाना, बहुत सारे कलाओं को ये लोग भी सीखने लगे और इन्हीं कलाओं में पारंगत हो गए। और जो हमारी जाति आधारित कलाएं थी उसे मुस्लिम भी बनाने लगे, जिसे तुर्क मुस्लिम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे तुर्क नाउ आज के समय में मुस्लिम वगैरह हैं, या तुर्क लुहार, या कई सारे तुर्क डिजाइनर आज के संदर्भ में देखे जाते हैं। तो ये सारे मुस्लिम अन्य धर्मों के लोग होते हैं, जिसे तुर्क श्रेणी में ला दिया गया है हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ आए, तो ये लोग देखे कि ये राम राज्य से लेकर इतने समय तक आखिरकार समृद्ध कैसे रहे। तो यही हमारी समृद्ध 64 से ज़्यादा ही तकनीकी कला थी। तो उन्होंने सबसे पहले इसको बहुत बारीकी से इसके संदर्भ में जानकारियाँ अर्जित की और लॉर्ड मैकाले ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट किया, जो कि कला के संदर्भ में भी लोगों को पठन पाठन कराया जाता था। और उसके बाद इन सभी को संग्रहित कर अपने देश इंग्लैंड ले गए और वहाँ पर ये छोटे छोटे जो हाथों से चलाने वाले उपकरण थे, उसे बड़े मशीनीकरण करने का प्रयास किया। मशीन आधारित
मशीन से जोड़कर इसे चलाने का प्रयास किया, इसे बड़े उद्योग में स्थापित किया। और एक बड़े उद्योग में स्थापित करने के बाद ये लोग भारत को रॉ मटेरियल आधारित बनाने का प्रयास करने लगे और इन्हीं रॉ मटेरियल को बहुत सस्ते दामों पर इंग्लैंड भेजते थे और वहाँ उससे रॉ मटेरियल से वस्तुओं का निर्माण करते थे। तथा जो हमारे यहाँ ज़्यादा समृद्ध और जिसकी डिमांड ज़्यादा थी वैश्विक बाज़ारों में, जिन कला की बनाई वस्तुओं की, उसको ये पूर्णतः नष्ट करने का ही प्रयास करना शुरू कर दिया। और नष्ट करने के संदर्भ में न तो इसका कोई रॉ मटेरियल उत्पादन करने देते थे और न ही कुछ इससे संबंधित काम करने देते। अर्थात जो भी इसका काम करता था उस पर बहुत भारी मात्रा में कर टैक्स लगा देते थे, देश के अंदर भी टैक्स लगा देते थे, जिसके कारण इस काम को कर पाना असंभव था। या ये लोग अगर रॉ मटेरियल उत्पादन के संदर्भ में कुछ भूमि को रिजर्व कर देते थे कि इस भूमि पर दूसरा कुछ उत्पादन करना है इसका रॉ मटेरियल के अलावा, तथा ये लोग बाजार भी इसका उपलब्ध नहीं होने देते थे तथा जो इतनी समृद्ध अवस्था में हमारे यहाँ कला थी उसका बाजार उपलब्ध नहीं होने देते थे। और इस पर बाहरी, भारत में तो टैक्स लगाते ही लगाते थे, लेकिन ये बाहरी बाजारों में भी इस पर टैक्स लगा देते थे, जिससे कि इन वस्तुओं को बाहरी बाजार में जाने, इसका जो चेन बना हुआ था प्राचीन समय से कि किस तरह से इसे बाहरी बाजार उपलब्ध हो, उससे ब्रेक कर दिया इन लोगों ने तथा भारतीय तकनीक को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति जिसका हमने जिक्र किया, जहाँ पर शिल्प शास्त्र या बहुत सारे किताबों का वर्णन मिलता है, जिसको हम देखते हैं कि गुरुकुल शिक्षा में पढ़ाया जाता रहा, या घर पर भी जो जाति थी, जिस जाति में अंतर्निहित थी वो कला, वो घर पर भी अपना कौशल विकास कर लेता था। कौशल विकास घर से ही उसको ट्रेनिंग मिल जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हस्तशिल्प कला में 1947 के बाद यही जो पहले अंग्रेजों ने समस्याएं बना दी, जो समस्या नहीं थी उसे समस्याएं बनाकर दिखाया, और वही समस्या 1947 के बाद विकराल रूप धारण कर ली, जिसके कारण भारत में कच्चे माल की कठिनाइयाँ, कच्चे माल की उपलब्धता की कठिनाइयाँ एवं आर्थिक संसाधनों का अभाव अर्थात पूंजीगत अभाव हो गया, क्योंकि ये लोग टैक्स पर टैक्स अंग्रेज जो लगाए इसके कारण बहुत अभाव हो गया। स्थिर प्रौद्योगिकी एवं उचित तकनीकी का अभाव हो गया, अर्थात जो हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वहाँ तकनीकी का विकास भी संभव होता था, जो कि साइंटिस्ट के तौर पर एक देखा जाता था, उनको नष्ट कर दिया। उसके बाद व्यवसायिक दृष्टिकोण की कमी, अर्थात जो हमने बाजार में लोग अपने सामानों का एक चेन बनाकर प्रस्तुत करते थे या सेलर के रूप में थे, उनको नष्ट जो किया अंग्रेजों ने, वो उसकी कमी 1947 के बाद साफ देखने को मिलना शुरू हो गया। प्रबंधकीय सुविधाओं का अभाव मैनेजमेंट सिस्टम को ये पूरी तरह से तोड़ ही चुके थे। उसके बाद सीमित बाजार, जो अंग्रेजों ने सीमित बाजार कर दिया था, इसके कारण 1947 के बाद भी सीमित बाजारों का अभाव रहा। इसके बाद हम देखते हैं सरकारी प्रयास हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने में एवं समस्याओं का निराकरण करने में। देखते हैं कि ट्राइफेड या अन्य कई सारे भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हस्तशिल्प कलाओं को प्रोत्साहन देते हैं, वो उन वस्तुओं का बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तथा इसी संदर्भ में भारत सरकार ने ऋण, जिस तरह से MSME
सेक्टर को ऋण उपलब्ध कराते हैं, उसी तरह से हथकरघा उद्योग करने वाले व्यक्तियों को भी भारत सरकार ऋण को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है और न्यूनतम इंटरेस्ट रखकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर हस्तशिल्प कला के संदर्भ में भारत सरकार का एक अनोखा प्रयास भी देखने को मिलता है कि हर साल हस्तशिल्प कला सप्ताह भारत सरकार मनाती है, जिसे 8 दिसंबर से 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसमें भारतीय भोजन, भारतीय शिल्पकार व अन्य कई हाथों से बने उपकरण का इस सप्ताह में दिखाया जाता है। वो इसका और यह जो हस्तशिल्प कला सप्ताह मनाया तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि देने के तौर पर मनाया जाता है। तथा इसके बाद हम देखते हैं इसके निराकरण के समय तो हस्तशिल्प कारीगर कल्याण संस्था का भी गठन किया गया है। नई प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए का भी प्रयास किया जाता है तथा माल विक्रय हेतु प्रदर्शन मेलों का आयोजन किया जाए तथा ताकि उसके उत्पादन लोकप्रिय हो सके एवं शहरी उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच सके। मार्केटिंग सेल की स्थापना की जाए। हस्तकला के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों का भी वितरण किया जाना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम देखते हैं कि जो जाति आधारित हमारे यहाँ कलाएं हैं उसको प्रोत्साहन देने का भारत सरकार भी अब पिछले 8 सालों में कुछ ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ओर अग्रसर है। 8 साल नहीं बल्कि 10 से 15 सालों में थोड़ा करके ही सही, लेकिन इसको प्रोत्साहन देने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे कई जगहों से, कई माध्यमों से मैंने इकट्ठा किया है, जिसे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। धन्यवाद।